आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक स्लोअर्स पे। आज डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। रिलीजन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उनके भी बारे में हम बात करेंगे, बट हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक बात करेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। द राइट टू रिलीजन ऑफ ए पर्सन एंड डेनोमिनेशंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो आपका राइट टू रिलीजन है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर कहीं पे और ग्राउंड होंगे जैसे पब्लिक पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, तो उस ग्राउंड पे इसको हम लोग ये राइट वॉलेट किया जा सकता है उस टाइम पे। और ये फंडामेंटल राइट है बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ओके, एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शुरू करते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन to not only individual but also religious group in India. This is the enriched in article 25 to 28. ये आपका आर्टिकल 25 टू 28 तक आपका राइट टू रिलीजन आपका आएगा इसके अंदर। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 25 टू 28 के साथ में हम लोगों के पास में आईपीसी में भी राइट टू रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंस दिए गए हैं। सेक्शन 295 टू 298 हम लोग जो चैप्टर 15 है आईपीसी में वो रिलीजन की बात करता है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो किसी के सेंटिमेंट हर्ट करता है, तो वहाँ पे ये पनिशेबल ऑफेंस है। और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 295 टू 297 298 इज ए कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड इट्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इनको कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। और 295 टू 297 इज 295 और 295 इज अ नॉन बेलेबल, और 296 297 एंड 298 इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहले ही। और भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पूछा जाता है, लाइक BLLB LLB LLM, और काफ़ी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। हम काफ़ी सारे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। हम बात करते हैं आर्टिकल 25 में आपको आपके रिलीजन को कंसाइज करने की, आपको प्रोफेस करने की, उसको प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। आप अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, आप अपनी पूजा कर सकते हैं, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं इवन दो। ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 25 गारंटी द फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल द सिटीजन। और सभी सिटीजन को ये जो स्वतंत्रता वो देता है। द अबाउ मेंशन फ्रीडम आर सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। और जो ये फ्रीडम है ये आपकी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, इनके सब्जेक्ट हुए। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर कहीं पे ये चीज़ें आती हैं तो फिर इस राइट को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। द आर्टिकल ऑल्सो गिव ए प्रोविजन डेट द स्टेट कैन मेक लॉ। और इस आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि स्टेट लॉ बना सकता है। अब किस रिगार्ड में बनाएगा ये भी हम लोग बात करेंगे। द रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएट विद एनी रिलीजन प्रैक्टिस। स्टेट आपका रेगुलेट कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और कोई जो राजनीतिक है या वित्तीय जो मैटर है, जो और अदर सेकुलर एक्टिविटी, जो कोई भी सेकुलर एक्टिविटी है जो धर्म से रिलेटेड किसी भी ग्रुप के साथ में, रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ में एसोसिएट है, जुड़ी हुई है, उसके ऊपर स्टेट लॉ बना के रेगुलेट कर सकता है। That provide to the social welfare or reform or opening up Hindu religion institution of a public character to all the section or classes of the Hindus। और ये आपको प्रोवाइड कराता है कि सोशल वेलफेयर यानी कि आपका जो समाज कल्याण या समाज सुधार के लिए जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक कलेक्टर ऑर्डर के सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे। अंडर दिस प्रोविजन हिंदूज आर कंस्ट्रक्ट एज इंक्लूडिंग द पीपल प्रोफेस द सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड रिलीजन एंड हिंदू इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो भी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। इसमें बोला है कि हिंदू
के अंदर जो आपके इस रिलीजन जो सिख है, जो जैन है और बुद्धिस्ट है, उनको भी हिंदू ही माना जाएगा और हिंदू इंस्टीट्यूशन भी उनको उनके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे. पीपल ऑफ सिख फेथ वियरिंग एंड केयरिंग कृपान शैल बी कंसिडर एज इंक्लूडेड इन प्रोफेस ऑफ सिख रिलीजन. और जो आपका सिख रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आई मीन उनको ये छूट मिलेगी, लाइक वो अपनी जो वो पगड़ी बांध सकते हैं, कृपान अपने साथ कैरी से कर सकते हैं, उसको कंसिडर किया जाएगा सिख रिलीजन में. इंट्रोडक्शन हम एक बार दोबारा से बात कर ले, वैसे हम लोग कर चुके हैं, बट हम पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब आपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये हम लोग आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, लाइक कैसे हम एग्ज़ाम में इसको लिखें. सो रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ और फेथ. जो आपका रिलीजन है ये आपका विश्वास का मामला है, फेथ का मामला है, आपके बिलीफ का मामला है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द फैक्ट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ये फैक्ट रिकॉग्नाइज करता है हाउ इम्पोर्टेंट रिलीजियस इन द लाइफ ऑफ पीपल इंडिया एंड हैंस प्रोवाइड द राइट टू फ्रीडम टू द रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. और जो आपका राइट है रिलीजन का वो आपको आर्टिकल 25 से 28 के अंदर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisage a secular model and provide that every person has the right to freedom of choose and practice his or her religion. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रखता है एक सेकुलर मॉडल, जो कि आप हर एक व्यक्ति का उसके धर्म को चुनने का, चयन करने का अधिकार है और वो उसको उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकता है. In number of cases of apex court has held the secularism is the basic structure of the constitution, the most important being the केशवानंद भारती केस. सो 1973 का ये केस है केशवानंद भारती. इस केस में भी अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि जो सेकुलर, और इसी केस में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रोवाइड की गई थी. तो उन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. पीपल ऑफ इंडिया मेनली प्रैक्टिस इस्लाम, हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिक्स एंड क्रिश्चियनिटी. और जो इंडिया के लोग हैं वो मेनली जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस्लाम, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख और क्रिश्चियनिटी, इन्हीं धर्मों की प्रैक्टिस करते हैं. इन इंडिया देयर इज़ अ रिलीजन स्पेसिफिक लॉ. और इंडिया में रिलीजन स्पेसिफिक लॉ भी है. एंड गोवा इज़ द ओनली स्टेट हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड नोन एज ए गोवा सिविल कोड. और गोवा ही केवल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सपोर्ट रिलीजियस हार्मनी विच मीन द पीपल ऑफ इंडिया शो लव एंड अफेक्शन टू द डिफरेंट रिलीजन ऑफ द कंट्री. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका रिलीजियस हार्मनी को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि जो इंडिया के लोग हैं वो सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं. आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. सो आर्टिकल 26 में हमारे 4 पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 26 प्रोवाइड एवरी रिलीजन डेनोमिनेशन हैज़ द फॉलोइंग राइट सब्जेक्ट टू द मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर. सो जो आर्टिकल 25 है उसमें आप लोगों को लाइक रिलीजियस राइट प्रोवाइड किए गए हैं, बट उनका सब्जेक्ट टू द लाइक इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है. द राइट टू फॉर्म ए मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टेंट. सो आपको अधिकार है, आप एक मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा. इन द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन. और आप जो आपके खर्चे हैं, जो अफेयर्स हैं, उनको भी मैनेज कर सकते हैं, ये भी आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं. द राइट टू एक्वायर द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. और आप अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसके नाम से, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम से मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ. और आप अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रबंधन कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ अ सेकुलरिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट इज़ अ सेकुलरिज्म, और हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म क्या है. सो द वर्ड सेकुलरिज्म मीन्स, लाइक हिंदी में उसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता. सो सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन. सो हम लोग सेपरेट हो जाएंगे रिलीजन से. इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी रिलीजन से जुड़ के नहीं सोच रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल एंटिटी सोच रहे हैं, आप अपने आप को धर्म से अलग कर रहे हैं. आप और ग्राउंड जैसे मॉरलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, इन ग्राउंड को लेकर के सोच रहे हैं. इट्स entails the separation of religion from the government, social, economical and cultural aspect of life.
जो ये है, इट्स एंटेल द सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ये जोर देती है इस बात पे कि गवर्नमेंट आपकी सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्सपेक्ट जो लाइफ के हैं उनको रिलीजन से अलग रखे। हेयर रिलीजन इज एंटायरली पर्सनल मैटर, और जो आपका रिलीजन है वो आपका पर्सनल मैटर है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी राज्य का कोई रिलीजन नहीं है। लाइक आप बात करें अगर पाकिस्तान की, तो इज लाइक पाकिस्तान इज इस्लामिक नेशन, वो एक इस्लामिक देश है। और अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है वो एक सेकुलर देश है। हम लोग पर्टिकुलर, हमारे यहाँ पे इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम सब लोग हैं, और हम लोग सब धर्मों का भी सम्मान करते हैं। ओके, सो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन, हावेवर दिस इज इंडिया ऑल्सो मीन दैट देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन एंड फेथ। एंड हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि इंडिया में सभी धर्मों का समान सम्मान और समानता में विश्वास हम रखते हैं, कि सभी धर्म इक्वल हैं। द वर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये शब्द है सेकुलरिज्म, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको से आया है, और उसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है हमारा, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। सो दिस कॉन्सेप्ट एंजॉय हिज रिगार्ड इन इंडियन डेमोक्रेसी, दिस कॉन्सेप्ट एंजॉय हाई रिगार्ड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। और जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये अवधारणा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में काफ़ी रेस्पेक्टेड है, इसका एक उच्च स्थान है इंडियन डेमोक्रेसी में, कि हम लोग सेकुलर हैं। हम लोग इसको बड़े एक गर्व की बात मानते हैं, प्राउडली हम कहते हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हम सब धर्मों का ही सम्मान करते हैं। सो सेकुलरिज्म हैज़ ऑल्सो हैव इन एलिजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो सेकुलरिज्म है ये एक ऐसा पार्ट है इंडियन कल्चर का जिसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। द इंडियन कल्चर एज सीन बाय द मल्टीट्यूड ऑफ फेथ दैट हैव को एग्जिस्टिंग इन द कंट्री फॉर द सेंचुरीज। जो यहाँ पे ये लिखा है कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हमारे कल्चर से अलग नहीं किया जा सकता, और सभी धर्म जो यहाँ पे सदियों से एग्जिस्ट हैं वो एक साथ, मतलब मल्टीट्यूड ऑफ फेथ, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं जो सभी एक साथ ही रहते हैं। और रिलीजन ग्रुप इन इंडिया हैव द सेम पावर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और इंडिया में सभी जो रिलीजन है सबके पास में सेम पावर है, और उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं है आपस में। व्हाट इज द सेकुलरिज्म इन द, ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि in what is the secularism in this Ayodhya case. In the much disputed case, Ayodhya case, it was held that the apex court that constitution postulates equality of all faith. So अयोध्या केस में कहा गया कि जो अपेक्स कोर्ट ने कहा कि वो सभी धर्मों की समानता की अवधारणा रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सभी धर्मों की समानता की अवधारणा रखता है। थ्रू टॉलरेंस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस द सेकुलर कमिटमेंट टू अवर कंट्री एंड इट्स पीपल कैन बी नोटिस्ड। सो जो सही थ्रू टॉलरेंस, सहिष्णुता एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, आपसी सह अस्तित्व के द्वारा जो सेकुलरिज्म है, सेकुलर कमिटमेंट टू आवर कंट्री एंड इट्स पीपल कैन बी नरिश्ड, और इसके जो लोग हैं वो सभी धर्मों का पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं। सो एस आर बुमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, the 9-judge bench in this case ruled that secularism is the basic feature of the constitution of India. जो secularism है वो basic feature है हमारे constitution का। It also observed that religion and the politics cannot be mixed together, और जो आपका religion है और जो politics है उन दोनों को एक साथ mix नहीं किया जा सकता। If state follow secular policies or course of action, then its act contrary to the constitutional mandate. So अगर आपका जो स्टेट है वो अनसेकुलर पॉलिसीज, जो धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी अगर वो फॉलो नहीं करेगा और एक्शन फॉलो नहीं करेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, जो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का जनादेश है, वो उसके विरुद्ध हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उसका विरोध करेगा इट्स एक्ट। सो इन ए स्टेट ऑल द इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो स्टेट में सभी समान है और सबको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए। रिलीजन हैज़ नो प्लेस इन द मैटर ऑफ स्टेट, और रिलीजन का स्टेट के मैटर में कोई स्थान नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट इज़ गारंटेड टू ऑल द पर्सन इन इंडिया,
धर्म का जो आपका लाइक अधिकार है वो सभी लोगों को गारंटी दी गई है, इंडिया में सबको मिलेगा। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट, रिलीजन, फेथ एंड बिलीफ आर इमेट्री। बट अगर हम बात करें स्टेट की, तो उनकी नज़र से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजन, फेथ और बिलीफ वो इमेटेरियल है, वो महत्वहीन है, उनकी कोई मतलब नहीं है स्टेट की नज़रों में। स्टेट के लिए सब बराबर है, स्टेट सेकुलर है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू रिलीजन। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं जो कि राइट टू रिलीजन की बात करते हैं। मैं आपके जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आर्टिकल 25 टू 28 हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि रिलेटेड टू रिलीजन है। सो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम टू कंसाइज एंड फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। सो आर्टिकल 25 में हम लोग बात करते हैं कि आप अपने धर्म को स्वतंत्रता है कंसाइज करने की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और उसको प्रचार करने की, प्रोपोगेट करने की। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग कर सकते हैं, उनको आपको पूरी फ्रीडम है। एंड फ्रीडम इज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर। और आपको ये भी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको उस धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं देना है, उससे आप स्वतंत्र हैं। नो वन इज गोइंग टू बोदर यू टू पे एनी टैक्सेस ऑन द रिलीजन। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और आपको इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है कि आप अगर चाहें तो आप रिलीजन इंस्टीट्यूशन में जाएं, रिलीजन इंस्ट्रक्शन लें, वर्शिप करें ना करें, इट्स एंटायरली अप टू योर ओन चॉइस, इट्स योर मैटर ऑफ चॉइस, इट्स योर पर्सनल मैटर। ओके, सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि आर्टिकल 25 में कौन कौन सी फ्रीडम है, क्या क्या आपको मिलता है। सो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू रिलीजन टू ऑल द पर्सन इन इंडिया। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी देता है कि आप सभी धर्मों के लोगों को उनके धर्म मानने की स्वतंत्रता मिलेगी। इट प्रोवाइडेड ऑल द पर्सन इन इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन। सो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट प्रोवाइडेड person in India subject to the public order, morality and health and other provision। so other provision है यहाँ पे जो कि subject to है, लाइक ये इनसे बाहर जाके आप अपना रिलीजन एक्टिविटीज़ फॉलो नहीं करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट मैटर कि सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, लाइक हम लोग बात करें सती प्रथा की, जिसको हिंदू से आप जोड़ के देखें तो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया, सती प्रथा बैन है। Are equal entitled to freedom to concise and have the right to freely profess, practice and propagate religion। अब आपको इक्वली एंटाइटल है आप कंसाइज करने के लिए, फ्रीली प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए अपने रिलीजन की। सब लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सब लोग अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। ओके, सो सबको उसका अधिकार है। ये नहीं कि हिंदू को उसके धर्म मानने का अधिकार है, मुस्लिम को नहीं है, सबको है, सब अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ फर्दर प्रोवाइडेड दैट दिस आर्टिकल शैल नॉट अफेक्ट एनी एग्जिस्टिंग लॉ एंड शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू। और इसमें आगे कहा गया कि इस आर्टिकल का किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई जस्ट ट्राइब है या जो फॉलो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ है, एंड स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिसके द्वारा इन राइट को कर्टेल किया जाए। रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएट विद द रिलीजन प्रैक्टिस। सो आप स्टेट रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किसी भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे और सेकुलर एक्टिविटी पे, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो रिलीजन के साथ में, रिलीजन प्रैक्टिस के साथ में जुड़ी हुई है। प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, और जो आपका सोशल वेलफेयर, इसमें आपको सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आपका समाज सुधार और समाज कल्याण दोनों चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। ओपनिंग द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एक्टर फॉर ऑल द क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज, और हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे जो कि सभी क्लास और सभी सेक्शन, लाइक सभी वर्गों के लिए होंगे जो कि पब्लिक ऑर्डर के होंगे। द सुप्रीम कोर्ट इन द Tikayat Shri Govind Lal Maharaj versus State of Rajasthan held that the test of determine the question of deciding what is an integral part of religion is whether it is regarded
एज इंटीग्रल बाय कम्युनिटी फॉलो डेट रिलीजन और नॉट। सो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने तिलक श्री गोविंद महाराज में कि जो इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए हम लोग जो वो कम्युनिटी है वो उसके से पता करेंगे कि वो उसको मानते हैं ऐसा या नहीं मानते। वो कम्युनिटी बता सकती है कि टेस्ट टू डिटरमाइन द क्वेश्चन, ये पता करने के लिए कि डिसाइडिंग कि व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, कि क्या किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, अंदरूनी भाग है या नहीं है, वेदर इट्स रिगार्ड टू एज इंटीग्रल बाय द कम्युनिटी फॉलो दैट रिलीजन और नॉट, कि ऐसा उस धर्म को मानने वाले मानते हैं नहीं मानते। ये इसमें बोला गया। डॉक्ट्राइन और बिलीफ। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। ये क्या है? इन हसन अली वर्सेस मसूर अली द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 25 नॉट ओनली प्रिवेंट डॉक्ट्रिन और बिलीफ ऑफ रिलीजन बट ऑल्सो द एक्ट डन इन प्रोजुएंस ऑफ द रिलीजन। तो हाई कोर्ट ने इसमें बोला आर्टिकल 25 और 25(6) से हम लोग ये नहीं पता करेंगे कि क्या एक्ट लाइक क्या बिलीफ है क्या बिलीफ नहीं है, बट आल्सो कि उस बिलीफ में क्या एक्ट किया गया है उस बिलीफ के अनुसार, ये भी हम लोग देखेंगे। Thus guaranteed ceremonies, modes of worship, ritual observation, etc., which are integral part of the religion. What is the essential or integral part of the religion has to determine in the light of doctrine of practice that are regarded by the community as part of their religion and also must be included in them. सो इसमें बोला गया कि हम लोग जो सेरेमनीज है, जो समारोह है या मोड ऑफ वर्शिप है या रिचुअल्स है या जो वो ऑब्जर्व करते हैं, ये किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। इसे हम लोग कैसे जानेंगे? सो जो लोग उस धर्म को फॉलो करते हैं उनके अनुसार, उनके रिगार्ड में वो कम्युनिटी उसको इंटीग्रल पार्ट मानती है या नहीं मानती, ये भी उसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे religion activities. So in Supreme Court, Commissioner Hindu Religion Endorsement Madras versus Sri Lakshmindra Trik Sumakar of Surmut ruled that there is no doubt that religion find its basic in the system of doctrine regarded by those who profess the religion. तो इसमें बोला गया रूल आउट कि देयर इज नो डाउट कि रिलीजन फाइंड इट्स बेसिस इन सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन रिगार्डेड बाय दोज हु प्रोफेस दैट रिलीजन बट इट विल नॉट करेक्ट टू से रिलीजन इज नथिंग बट द डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ। सो उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि हम लोग मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिस्टम में कि जो लोग किसी धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, जो उसको मानते हैं, वो उसको मानने वाले से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वो क्या उसका इंटीग्रल पार्ट है क्या नहीं है। बट ये कहना गलत है कि रिलीजन इज़ नथिंग बट ए डॉक्ट्रिन और बिलीफ, कि रिलीजन कुछ नहीं है और एक बस बिलीफ है, एक विश्वास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन द केस ऑफ SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजन नीड नॉट टू थीसिस. It is not merely an opinion, doctrine of belief, but as an outward expression in act as well. So in the SP मित्तल में कोर्ट ने कहा कि religion is not thesis, कि religion कोई thesis नहीं है, it is not merely an opinion, और ये कोई केवल एक विचार मात्र नहीं है, but has an outward expression, इसके अलावा भी ये एक है। So what is the religion? In general philosopher Immanuel Kant defined religion is, उन्होंने रिलीजन को, जो जर्मन फिलोसफर इम्यूनल कांट थे, उन्होंने डिफाइन किया कि रिलीजन क्या है। रिलीजन इज द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल ओवर ड्यूटीज एंड डिवाइन कमांड। सो रिलीजन हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है एज डिवाइन कमांड, की जो डिवाइन कमांड ने बताई है, जो कोड ने बताई। एंड मिल्टन इंगर अमेरिकन सोशलिस्ट डिफाइंड रिलीजन एज एन सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस बाय मीन्स ऑफ विच ए ग्रुप ऑफ पीपल स्ट्रगल विद द अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। मिल्टन यंगर ने भी इसकी डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि जो ये एक रिलीजन इज सिस्टम ऑफ बिलीफ, एक सिस्टम है बिलीफ का, प्रैक्टिस जो कि एक ग्रुप के द्वारा माना जाता है, जो कि लाइफ की अल्टीमेट प्रॉब्लम के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट टर्म रिलीजन, बट कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन को कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, एंड मैटर ऑफ रिलीजन की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। हैंस इट लेफ्ट टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन द जुडिशियल मीनिंग ऑफ दिस टर्म। सो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि जुडिशली इसका क्या मतलब बताती है। ES नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 सुप्रीम कोर्ट। सो
In this case, Justice Hansia observed that our constitution maker has used the word religion in these two articles, Article 25 and 26, in the sense conveyed by the word dharma. सो जो जस्टिस हंसिरिया थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने रीजन वर्ड का यूज़ किया आर्टिकल 25 और 26 में, और जिसका कहीं ना कहीं सेंस उन्होंने धर्मा से लिया है. ही फर्दर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्मा एज रिलीजन इज एनरिच बाय द विजनरी मैथोलॉजी एंड थोलॉजी. सो उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो रिलीजन है वो जो धर्मा है, लाइक रिलीजन इज एनरिच बाय द विजनरी मैथोलॉजी and theology, whereas dharma bloom in the direct experience. उन्होंने कहा जो आपका रिलीजन है वो एक विजनरी मैथोलॉजी है और जो धर्मा है वो आपका एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है. रिलीजन कंट्रीब्यूट टू द चेंजिंग फेसेस ऑफ ए कल्चर, और जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है आपकी जो कल्चर फेस चेंज होता है कल्चर में, उसमें भी. धर्मा एनहेंस द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और जो धर्मा है वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देता है. रिलीजन में इंस्पायर वन टू बिल्ड एन फ्रेजाइल मोर्टल होम फॉर गॉड, एंड धर्मा हेल्प टू रिकॉग्नाइज द इमोर्टल श्राइन ऑफ हर्ट. ये दो चीज़ें बोली गई कि जो रिलीजन है वो इंस्पायर है बिल्ड ए फ्रेजाइल मोर्टल होम फॉर गॉड, एंड धर्मा इज हेल्प टू वन रिकॉग्नाइज द इमोर्टल श्राइन इन द हर्ट. द नेशनल एंथम केस, दिस इज़ वेरी पॉपुलर केस. नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है. बीओजे इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. द फैक्ट ऑफ दिस केस वेयर दैट 3 children belongs to the sect Jehovah's Witness worship only Jehovah the creature and refused to sing the national anthem Jana Gana Mana. According to these children, singing Jana Gana Mana was against their tenets of their religion's faith, which did not allow them to sing the national anthem. So इस केस के जो फैक्ट थे, 3 बच्चे थे जो जूस सेक्ट से बिलोंग करते थे और वो वर्शिप करते थे कि जो उन्होंने जनगण मन गाने से मना कर दिया, और उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार जनगण मन उनके जो धर्म के अनुसार सही नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं करता गाना. These children stood up respectfully in the silent daily in the national anthem, और ये जो बच्चे थे वो रिस्पेक्टफुली साइलेंट खड़े रहते थे जब जनगण मन गाया जाता था, बट रिफ्यूज टू सिंग बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्ट बिलीफ, और उन्होंने गाने से मना कर दिया बिकॉज उन लोगों का ऑनेस्ट बिलीव था कि ये हमारे रिलीजन हमको अलाउ नहीं करता. एक कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एंश्योर अबाउट द मैटर, और एक कमीशन इसके लिए अपॉइंट की गई मैटर को इंश्योर करने के लिए. इन द रिपोर्ट ऑफ कमीशन स्टेटेड दैट दिस चिल्ड्रन वर लॉ अबाइडिंग, कि जो ये बच्चे हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, एंड डिड नॉट शो एनी डिसरेस्पेक्ट, और उन्होंने नेशनल एंथम के लिए कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं दिखाई है. हाउएवर द हेड मिस्ट्रेस अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एक्सपेक्टेड द स्टूडेंट. हालांकि हेड मिस्ट्रेस के इंस्ट्रक्शन के द्वारा डिप्टी इंस्पेक्टर ने उनको स्कूल से निकाल दिया. Sham Narayan Choksi versus Union of India. In another case of Supreme Court, Sham Narayan Choksi versus Union of India, it was adverse the petition filed before the Supreme Court that every person must show respect to the national anthem. इसमें ये बोला गया है कि इस पिटीशन फाइल की गई कि हर एक व्यक्ति को सुप्रीम नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरी सिटीजन और पर्सन और बाउंड टू शो द रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, कि हर एक सिटीजन और हर एक व्यक्ति बाउंड है अपनी रिस्पेक्ट नेशनल एंथम को दिखाने के लिए. व्हेन एवर प्ले और संग ऑन स्पेसिफिक ओकेजन ओनली एक्सेप्शन ग्रांटेड टू द डिसेबल पीपल. अगर कहीं पे जो नेशनल एंथम बजाया जाता है या गाया जाता है तो ओनली जो डिसेबल पर्सन है उसी को एक्सेप्शन ग्रांटेड मिलेगा, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू बी ग्रांटेड, और उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे. इट फर्दर हेल्ड दैट प्लेइंग ऑन द नेशनल एंथम इन द सिनेमा हॉल इज नॉट मैंडेटरी, और इसमें आगे कहा गया कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजाना जरूरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल एंड डिस्क्रिशनरी. सो ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो बजाए ना चाहे तो ना बजाए.
आर्टिकल 51A also recognize the duty of every citizen to show the respect to our national anthem। और आर्टिकल 51A जो आपके डीपीएसपी में आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि आपकी नेशनल एंथम के लिए ड्यूटी है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। इट इज स्टेटेड दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ड्यूटी बाउंड टू रेस्पेक्ट हिज आइडल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एक्सेट्रा। और इंडिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को ड्यूटी बाउंड है कि उसको जो इंडिया के आइडल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो नेशनल फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है, उनका सम्मान करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ब्राह्मण एज पुजारी एंड आदित्य वर्सेस Tharwakor Devasan Boom Board। In this issue, in this case, as whether the appointment of non-Malayalam Brahmin as a Shaktikaran priest of Pujari to the Kongpuri Nirkund Shiva temple at Kerala is a violation of the provision of the constitution। So इस केस में क्या किया गया कि जो एक नॉन मलयालम ब्राह्मण थे उनको प्रिस्ट पुजारी बनाया गया शिव टेम्पल का, और उन्होंने बोला कि ये वॉयलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है कि उसको ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉन ब्राह्मण कोर्ट हेल्ड एज लॉन्ग एज द पर्सन इज वेल वर्स्ड। कोर्ट ने बोला कि जहाँ तक देखा जाता है कि जो पर्सन है वो वेल वर्स्ड है, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है एंड ट्रेन टू परफॉर्म द पूजा इन द अप्रोप्रिएट मैनर फॉर द वर्शिप ऑफ द डाइटी, such as person can be appointed as शांतिकरण डिस्पाइट हिज कास्ट। सो कोर्ट ने बोला कि जो व्यक्ति है वो वेल वर्स्ड है, प्रॉपरली क्वालिफाइड है और वो पूजा कराने के योग्य है, उसको पता है कि किस मैनर में पूजा करानी है, तो बावजूद इसके कि वो इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग नहीं करता, उसको शांतिकरण पुजारी बनाया जा सकता है। इन दिस प्रेजेंट केस इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेम्पल इज नॉट डेमोनिशन वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्शिप इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे बोला गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि टेम्पल कोई एक मजहब नहीं है जहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पूजा की जरूरत है। So Bhuri versus the state of Jammu and Kashmir 1997. In this case, the issue related to the constitutional validity of Jammu and Kashmir Mata Vaishno Devi Shrine Act 1988, which abolished the right of performing puja। इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी का इशू था जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट का 1988 का, विच एबोलिश द राइट टू परफॉर्मिंग पूजा, जिसने जो पूजा करने का राइट था उसको एबोलिश कर दिया। The act took over the administration, government's management of Shrine Fund and vested it the board constituted under the act। और जो इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका मैनेजमेंट था जो उसको अपने हाथ में ले लिया और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और बोर्ड के थ्रू इसको चलाने लगे। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट एक्ट as constitutionally valid and observed that right to puja is a customary right and the state by enacting a legislation can abolish it। so सुप्रीम कोर्ट में इसने बोला कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ऑब्जर्व किया कि जो पूजा का अधिकार है वो एक कस्टमरी राइट है और स्टेट उसको ख़त्म कर सकता है, उनके पास में ये राइट है, ये पावर है। द राइट अंडर आर्टिकल 26 इज नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन लिमिटेशन। यही बोलो कि आर्टिकल जो 26 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके यहाँ पे सर्टेन लिमिटेशंस हैं। शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी connected with religion। In the case of Ghulam Abbas versus the state of UP, there is a dispute between the Shia and Sunni, Shias and Sunnis regarding to performing of the religion's rites by the Shia on a certain plot of land and Mohalla Doshipura in Varanasi in order to avoid clashes between these communities to find a permanent solution to this problem. The Supreme Court appoints 7-member committee with division commission as the chairperson and 3 members of the Shia sect and 3 members of the Sunni sect। अब इसमें क्या था, यहाँ पे एक डिस्प्यूट जो है शिया और सुन्नी जो है वो एक रिलीजियस राइट परफॉर्म करना चाहते थे एक पर्टिकुलर प्लॉट को लेकर के। उनके बीच में क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें 7 मेंबर थे, जिसमें 3 शिया और 3 सुन्नी और एक डिवीज़न कमिश्नर थे। अब इसमें आगे क्या हुआ, द कमीशन मेड द रिकमेंडेशन ऑफ शिफ्टिंग द ग्रेव्स ऑफ शिया टू द सेपरेट प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द शियास एंड सुन्नी सेक्ट।
सो इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो आप शियाज हैं वो अपनी जो ग्रेव्स है, जो अपनी कब्र हैं, उनको सेपरेट प्लेस पे शिफ्ट कर लें. द सुन्नी सेक्ट चैलेंज दिस recommendation as violation of the fundamental right of freedom of religion under article 25 and 26. अब जो सियास थे उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया कि हमारे 25 और 26 का वॉयलेशन है. द कोर्ट रिजेक्ट दिस कंटेंशन. कोर्ट ने ये जो कंटेंशन इन्होंने दी थी इसको रिजेक्ट कर दिया. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट इज गारंटेड अंडर द आर्टिकल 25 एंड 26 इज नॉट एब्सोल्यूट and is subject to the public order. And if court is of the opinion that shifting of graves is in the interest of the public, then the consent of the parties is irrelevant, even though the Muslim personal law is against shifting of graves. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फंडामेंटल राइट आपका 25 और 26 में वो एब्सोलूट नहीं है. यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर है यहाँ पे. और कोर्ट का जो ओपिनियन है कि अगर शिफ्ट करना, जो ग्रेव्स को, जो कब्रों को शिफ्ट करना है, वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फिर आपका जो ओपिनियन है, जो आपकी इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ भी अगर इसके अगेंस्ट है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है. इट्स इनरिलीवेंट. इसकी कोई रिलीवेंसी है नहीं, चूंकि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर आ गया. वो एब्सोलूट राइट का. ट्रिपल तलाक, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी फेमस केस है, लैंडमार्क केस है. तो तलाक बिद्दत, यहाँ पे दो तरह की तलाक होती है. मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि तलाक बिद्दत क्या है और तलाक सुन्नत क्या है. तो तलाक बिद्दत क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया, पहले हम यही बात कर लेते हैं. तलाक बिद्दत इज नोन एज ट्रिपल तलाक, ए काइंड ऑफ डिवोर्स थ्रू विच ए मुस्लिम मैन कुड डिवोर्स हिज वाइफ बाय अटरिंग द वर्ड तलाक तलाक तलाक. ए 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर द कंट्रोवर्शियल ट्रिपल तलाक केस. जो तलाक की बिद्दत में क्या होता है, आदमी 3 बार तलाक 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 बोलता है और तलाक हो जाता है. और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर रहा. और तलाक सुन्नत क्या होता है, आदमी 3 तुर में तलाक देता है. लाइक तलाक उसने बोला, फिर एक तुर आई थिंक 30 महीने का टाइम होता है, फिर वो 30 महीने के बाद फिर दोबारा से तलाक बोलेगा, फिर 30 दिन बाद फिर बोलेगा. तो 3 तुर जब बीत जाते हैं उसके बाद में तलाक सुन्नत में तलाक होता है. लाइक एक पीरियड होता है उसमें, एक बार में 3 तलाक नहीं बोलते. अगर एक बार में 3 तलाक बोल दिया तो वो फिर तलाक बिद्दत का कॉन्सेप्ट होता है. सो दिस इज़ नॉट वैलिड. अगर आप बात करें कुरान शरीफ में, वहाँ पे भी उसको उन्होंने वैलिड नहीं बताया. उन्होंने बताया ये नहीं देना चाहिए. तलाक देने का तरीका तलाक सुन्नत ही होता है. एनीवे, लेट्स स्टार्ट. द मेन इशू इन दिस केस was whether the practice of talaq biddat, triple talaq, is matter of faith to the Muslim, and whether it is a constitute their personal law. By 3-2 majority, the court ruled that the practice of talaq biddat is illegal and unconstitutional. सो 3-2 की मेजोरिटी के साथ ने कोर्ट ने ये रूल दिया कि जो प्रैक्टिस करना है तलाक बिद्दत का, ये इनलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एन इंजेक्शन कुड कंटिन्यू टू द बार मुस्लिम मेल फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ट्रिपल तलाक टिल लेजिस्लेशन इज एनहेंस फॉर दैट पर्पस. कोर्ट ने इंजेक्शन लगाया इसके ऊपर और कहा कि जो मुस्लिम है वो तलाक देने मेल को बार करने के लिए लेजिस्लेशन कोई कानून बनाए इस पर्पज़ के लिए, विच इज़ गवर्न फॉर्मुलेट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द मैरिज बिल 2017. लेटर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन द मैरिज ऑर्डिनेंस 2018 वाज पास. सो इन्होंने शुरू में फॉर्मुलेट जो बनाया गवर्नमेंट ने 2017 में, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द मैरिज बिल 2017, एंड देन फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस 2018 पास किया. एंड जब वो एक्सपायर होने वाला था, एज द 2018 ऑर्डिनेंस वाज अबाउट टू एक्सपायर, द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट ए फ्रेश बिल इन 2019. एन ऑर्डिनेंस वाज पास इन द सेम इन 2019 which was approved by the president. And finally, the Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019 came into the force in July 31st, 2019 as objective to protect the marriage of the Muslim woman and forbid the Muslim male to divorce the wife by pronouncing talaq. So finally 2019 में ये एक्ट आया जिसके द्वारा कि मुस्लिम वुमेन की शादी को बचाया जा सके और मुस्लिम मेल को डिवोर्स, ट्रिपल तलाक तलाक बोल के डिवोर्स देने से रोका जा सके. नॉइस पोल्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन.
The Supreme Court in Church of God Full Gospel versus KKR Majestic Colony Welfare Association held that nowhere in any religion, किसी भी religion में कहीं पे भी it is not mentioned that prayer should be performed through the beating of drum or through voice amplifier which uh, disturb the peace and tranquility of other. कि कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि या कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जो आपकी प्रेयर परफॉर्म की जाएगी वो ड्रम बजा के परफॉर्म की जाए या आपको ऊंची आवाज़ में एम्पलीफायर बजा के परफॉर्म की जाए. इफ़ देयर इज एनी सच प्रैक्टिस इट शुड बी डन विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द राइट टू ऑफ अदर एज वेल एज द दैट ऑफ बीटिंग बीइंग डिस्टर्ब टू देयर एक्टिविटीज़. अगर ऐसा उन्होंने कहा इफ़ देयर इज एनी सच प्रैक्टिस, अगर कहीं पे ऐसी प्रैक्टिस होती है इट शुड डन विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द राइट ऑफ अदर. अगर ऐसी प्रैक्टिस हो रही है तो वो दूसरे के राइट को अफेक्ट किए बिना हो, ओके, और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें उनकी जो एक्टिविटीज़ है. इन द केस ऑफ मौलाना मुफ्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द यूज ऑफ माइक्रोफोन बिफोर 7 PM. उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि सुबह 7 बजे से पहले जो माइक्रोफोन यूज़ करना वर्जित है. इट वॉज हेल्ड बाय द कोलकाता हाई कोर्ट दैट अजान इज़ एन इंटीग्रल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ रिलीजन. उन्होंने कहा कि हाँ, आपका अजान एक इंटीग्रल पार्ट है आपके रिलीजन का और एक ज़रूरी पार्ट है आपके रिलीजन का, बट सर्टेनली नॉट ए यूज़ ऑफ माइक्रोफोन. बट साथ में ही उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे. इट वॉलेट द बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन टू स्लीप एंड लेजर. आप जो ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट है, आप हर एक आदमी के सोने का, आराम करने का, आप उसका वॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे. सो आप माइक्रोफोन नहीं बजाएंगे सुबह 7 बजे से पहले, एम्पलीफायर नहीं बजाएंगे. रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन. द सुप्रीम कोर्ट इन रे नॉइज पोल्यूशन केस has been given certain direction to be follow to control noise pollution in the name of religion. Firecrackers, a complete ban on sound emitting firecrackers from 10 PM to 6 AM. एक फायर क्रैकर पे उन्होंने बैन लगाया कि सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई फायर क्रैकर नहीं बजाएगा. लाउड स्पीकर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द बीटिंग ऑफ द ड्रम्स. आप जो ड्रम बजाना वो वर्जित है. टॉम टॉम, ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, of any use of any sound amplifier between 10 AM to 6 AM except in the public emergency. अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो उस केस में आप एम्पलीफायर या कुछ साउंड का यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट एनी emergencies you can't use these things between 10 PM to 6 AM. Okay, and generally a provision shall be made by the state to confiscate and seize loudspeaker, any such other sound amplifier or equipment that create noise beyond the limit prescribed. और उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि अगर स्टेट कॉन्फिस्केट करता है तो वो ऐसे लाउड स्पीकर और अदर साउंड एम्पलीफायर है उनको सीज कर देंगे. सो फ्रीडम टू मैनेज रिलीज अफेयर, आर्टिकल 26, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ. हम लोग आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा स्लाइड आ गई है. राइट, ओके, हाँ, यही है कि जो आपका आर्टिकल 26 में क्या है कि आप अपना रिलीजन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, आप अपने जो इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, आप मूवेबल या अनमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं. सो आर्टिकल 26 यही बात करता है. अब रिलीजन डेनोमिनेशन, ये एक वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस डेमोनेशन क्या होता है. द वर्ड रिलीजियस डेनोमिनेशन यानी कि धार्मिक मजहब इज नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो आपका धार्मिक मजहब है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. द वर्ड डिमोनेशन केम टू बी कंसिडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोसमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र त्रिवंत सुआका समीवर ऑफ श्री शिरोर मुट. In this case, the meaning of denomination was called out from Oxford Dictionary, a collection of individual class together under the same name, a religion, sect or body having a common faith or organized designated by a distinct name. इसमें बोला कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का कलेक्शन क्लासेस का जब साथ आता है और एक सेम नेम से वो रिलीजन्स या बॉडी परफॉर्म करता है तो उसको उन्होंने डेजिनेट किया
लाइक डिस्ट्रिक्ट नेम से, लाइक मजहब क्या होता है, जैसे हम बोले कि हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ आती है, मुस्लिम में, इस्लाम में सिया है, सुन्नी है, मुस्लिम है। तो उन्होंने इसी को बोला कि वो एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का, क्लास का एक ग्रुप है जो साथ में आता है, उनका सेम नाम है। राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी ओन बाय द डेनोमिनेशन। अब आर्टिकल 26D से दैट द रिलीजियस डेनोमिनेशन हैव द राइट टू एडमिनिस्टर इज ओन प्रॉपर्टी बट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो उन्होंने बोला, मैंने बोला ना कि आप रिलीजन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी कंटेन कर सकते हैं, और आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आर्टिकल 126D के अंदर। इन दुर्गा कमेटी अजमेर वर्सेस सैयद हुसैन अली, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ द रिलीजन डेनोमिनेशन नेवर हैड द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी और इफ ही लॉस्ट it has lost its right, then such right cannot be created under article 26 and there cannot be invoked. So उन्होंने बोला कि जो आपको राइट टू, आर्टिकल 26 में आपको राइट है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, बट अगर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर इफ रिलीजन डेनोमिनेशन नेवर हैड द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, अगर उनके पास ये राइट नहीं था और या उनका ये राइट नहीं रहा, तो ऐसे राइट को दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता और उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता, बिकॉज द पब्लिक पॉलिसी एंड मॉरलिटी, वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। स्टेट उसको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, बिकॉज इट्स नॉट द एब्सोल्यूट राइट। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सज्जन लाल पंजावत observed that even though the state have power to administer or regulate the property of a trust, but it cannot by the law take away the right to administer such property and waste in such other authority that does not even comprise the denomination. सो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का, रेगुलेशन करने का अगर उनके पास में राइट है, इन दिस केस लाइक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस साजनलाल पानीपत, ऑब्जर्व दैट इवन दो द स्टेट हैव द पावर टू एडमिनिस्टर, कि स्टेट के पास पावर है एडमिनिस्ट्रेशन करने की और रेगुलेट करने की, नियंत्रण करने की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट को, बट इट cannot by law take away the right to administration. बट ऐसा नहीं है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे ये राइट छीन ले such property and vest it to such other authority that does not even comprise the denomination. This would certainly amount to the violation of Article 26D of the Constitution. अगर ऐसा वो करते हैं तो वहाँ पे 26D का वायलेशन होगा जो उनको राइट दिया गया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, बट अगर वो इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन कर या डेनोमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, सो स्टेट आके उनसे वो राइट नहीं छीन सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो आर्टिकल 26D का वायलेशन होगा। लिमिटेशन ऑफ द राइट, the right is religion under article 26 is subject to the certain limitation and does not absolute and unfettered. If any religion practice is in contravention to any public order, morality or health, then such religion practice cannot claim the protection of the state. So इसमें यही बोला गया है कि यहाँ पे कुछ limitations है। अगर कोई भी religion health लाइक प्रैक्टिस करता है और कंट्रवेंशन टू एनी पब्लिक, और उसकी वजह से किसी को पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी या पब्लिक हेल्थ, तो वो फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेट पे क्लेम नहीं कर सकता। Conclusion: India is the most diverse country with respect of religion. Being a secular country, it does not have its own religion, and every citizen have the right to choose, practice, propagate, even change his or her religion. So India एक most diverse country है। यहाँ पे काफ़ी विभिन्न तरह के लाइक धर्म है, काफ़ी तरह के विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन। बीइंग ए सेकुलर कंट्री, इंडिया डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो उनका अपना कोई रिलीजन नहीं है। एवरी सिटीजन हैव चूज, तो हर एक सिटीजन अपने धर्म को चुन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, और इवन अपने धर्म को बदल भी सकता है। हाउएवर दिस राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है और यहाँ पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नो पर्सन इन द नेम ऑफ रिलीजन कैन डू एनी एक्ट दैट इज अपोज
to the public policy or creating any kind of disturbance or intolerance among the people of India. So किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पे पब्लिक पॉलिसी और ऐसा कोई कार्य करने की आज़ादी नहीं है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करे या फिर दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करे. Thank you for the watching the video. Like, comment and subscribe the channel Tech Lawyers. Thank you.